नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्घटनाओं के नाम रहा शनिवार का दिन, अलग अलग घटनाओं में 5 की मौत। रामपायली के बकोड़ी में डंपर ने छात्रा को मारी टक्कर, आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर और मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। सिवनी जिले में स्थित भीमगढ़ बांध से खोले गए 2 गेट, वैनगंगा का बड़ा जलस्तर। अब एटीएम से पैसा निकालना होगा थोड़ा मुश्किल, पासवर्ड के साथ दर्ज कराना होगा ओटीपी नंबर। निजी स्कूलों को 3 महीने का समय, मापदंड का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। शहर में नहीं हो रहा पीएम आवास का सत्यापन, योजना का लाभ ले रहे लोग घरों पर नहीं ले पा रहे पीएम आवास। 2 सितंबर को गणेश प्रतिमाओं की होगी स्थापना, नक्षत्रों के हिसाब से बताया जा रहा शुभ मुहूर्त। और जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नारबोद का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट के पड़ोसी जिले सिवनी में स्थित भीमगढ़ बांध के 2 गेट खोल गए, जिसके कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाएगा। गेट खोले जाने के पीछे मुख्य कारण बांध में 85% पानी भर जाने को बताया जा रहा है। सिंचाई विभाग भीमगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार भीमगढ़ स्थित संजय सरोवर बांध के 2 गेट 45-45 सेंटीमीटर खोले गए हैं। साथ ही मुख्य नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे विद्युत उत्पादन होगा। वर्तमान स्थिति में बांध 85% भर चुका है। बांध का लेवल 18 मीटर पहुंच गया है और इस समय बांध में 5000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड आ रहा है। बांध का यह लेवल 15 सितंबर तक होना था। अच्छी बारिश की वजह से 31 अगस्त तक हो चुका है। इस कारण वर्तमान समय में 18 मीटर तक लेवल रखना है। इसके ऊपर जितना भी पानी होगा वह पानी छोड़ा जाएगा, जिसको देखते हुए बांध के 2 गेट खुल गए। जिले के रामपायली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहगांव रेत घाट में रेत का परिवहन कर रहे एक डंपर ने स्कूली छात्रा को अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर और रेत घाट के भंडारण स्थल पर रखी बाइक को आग लगा दी, वहीं जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया। एक काम करना, सुनो यार, ये वाला सिलेंडर बाहर निकलवा दो। चलिए आप लोग भी निकल जाए, चलिए। नहीं निकालते वो तो हमें वही होता है सर। घटना की सूचना मिलते ही रामपायली, खैलांजी और वारासिवनी थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके अलावा वारासिवनी एसडीओपी, एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से चर्चा कर उन्हें समझाइश दी। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। और वो आदमी वापस हो। हमारा प्रयास ये होता है कि यदि ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बकोड़ी निवासी रितु पिता यादवराव पंजेश्वर 16 वर्ष शनिवार की सुबह अपने काम से रामपायली पहुंची थी, जो रामपायली में कार्य समाप्त करने के बाद पैदल अपने गांव बकोड़ी जा रही थी। इसी दौरान रेत भंडारण स्थल से रेत भरकर सिवनी की ओर जा रहे डंपर ने रितु को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को लगी, ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर, बाइक और भंडारण स्थल पर बने मकान को आग लगा दी। वहीं जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक शव को घटनास्थल से नहीं उठाएंगे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन समाप्त किया। वो डंपर से एक्सीडेंट हो गया बच्ची का। कौन थी वो आपकी? वो यानी घराने की लड़की है, नातन लगती थी। अभी वो जो जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ की स्थितियाँ क्या है? तो मैं तो वहाँ आया तो बॉडी तो मिली नहीं, मैं आ गया यहाँ थाना। तो अभी फिलहाल तो थाने पे हूँ। हाँ, वहाँ वो बताया गया कि अपन ने क्या एक्सीडेंट का वो बॉडी को देख नहीं पाया, क्योंकि उसके पहले बॉडी वहाँ से निकल चुकी थी। तो एकदम हालत ख़राब है रोडों की, और वहाँ से क्या अपने को आने जाने के लिए सुविधा नहीं है, और वहाँ से डंपर वंपर आते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे लोग स्कूल आने में असमर्थ हैं पूरे। ये बिटिया ग्राम पंचायत बकोड़ी के अंतर्गत आकू टोला है, जो चंदन नदी के किनारे बैठा हुआ है। वहाँ पर लगातार अवैध रूप से रेत माफिया द्वारा हजारों ट्रक रेत डंप की जाती है, और 150 ट्रक रोज रेत निकलती है बिना रोक टोक के। इसकी लड़ाई हम 2015 से लगातार शासन प्रशासन के स्तर पर लड़ते आ रहे हैं। बकोड़ी से रामपाल जाने का एकमात्र रास्ता था, इस रेत खनन माफिया ने उसको खोद के खत्म कर दिया, और मोहगांव होते हुए इन्हें एक रैंप बनाया, जिस कारण स्कूल के बच्चियां, गांव के ग्रामीण उस रैंप से जाने के लिए मजबूर है। उस रैंप से आए दिन घटनाएं होती है, और जिसकी हमने जानकारी शासन प्रशासन को दी। इसके पहले 2 साल पहले मेरे गांव का एक जवान लड़का, जिसके बच्चे दूसरे तीसरे में पढ़ते हैं, उसको हल्का सा करंट लग गया। करंट लगने के कारण वो बेहोश हो गया। एम्बुलेंस नहीं आई। ये ट्रक चलने के कारण इतना रोड खराब हुआ, रैंप नहीं बचा है। रेत धोने वालों ने नदी से पूरी रोड खत्म कर दी। वो एम्बुलेंस नहीं आने कारण 2 घंटे तक वो जवान तड़पता रहा, मर गया। इसकी भी सूचना शासन प्रशासन को हमने दी। इसके अलावा लगातार छोटी मोटी घटनाएं होते आ रही हैं। ग्रामीण कब से प्रशासन को इत्तला दे रहे हैं? इधर घटना की सूचना मिलते ही रामपायली, खैलांजी और वारासिनी की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास भी किया। ये अभी मुझे पता चला, पुलिस का फोन आया था, एसडीओ साहब से बात हुई तो बताया गया कि एक घाट है यहाँ पे, रेत घाट, यहाँ से ट्रक रेत भर के जा रहा था, और बच्ची जो मोहगांव के पास एक एकौड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ की बच्ची ट्यूशन पढ़ने रामपायली गई हुई थी। वहाँ से वो आ रही थी पैदल पैदल, और इस ट्रक वाले ने उसको टक्कर मारा। बच्ची की स्पॉट पे डेथ हो गई। इसके बाद ग्राम के जितने लोग थे वो आक्रोशित हो गए, और गांव में पूरे लोग इकट्ठा होने के बाद ये ट्रक में आग लगा दी है, और इसके बाद ऑफिस में भी आग लगा दी है। सर अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की जा रही है, इनकी जांच की जा रही है, और जांच के उपरांत जो भी नियमानुसार कार्रवाई हुई करेंगे इसको। सर तत्काल बच्ची के परिवार को क्या सहायता दी सकती है? तत्काल सहायता दी जाएगी इसको। पंचायत की ओर से जो अंत्येष्टि के लिए 5,000 दिया जाता है वो तत्काल हम देंगे। इसके बाद जो अभी केस बनेगा उसके अकॉर्डिंग पीएम रिपोर्ट आएगी, फिर हम बताएंगे क्या कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। ये है कि कुमारी ऋतु पंचेश्वर जो ग्राम बकोड़ी की रहने वाली है, रामपायली ट्यूशन को गई थी, और वहाँ से वापस घर जाते समय ये रेत खदान नदी के किनारे यहाँ पर डंपर क्रमांक MP 22G 2644 के द्वारा एक्सीडेंट कर देने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसका शव जो है पीएम के लिए वारासिनी भेज दिया गया है। ग्राम मोहगांव की आक्रोशित जनता ने डंपर MP 22G 2644 एवं उनके ऑफिस पे आग लगा दिया था। पब्लिक को शांत करके और डंपर की आग अभी बुझा दी गई है। सर गांव वालों ने आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया है, क्या कहना गांव वालों का, क्या मांगे उनकी? नहीं, अभी तो भीड़ जो है यहाँ से सब चली गई है, अभी भीड़ से बात नहीं हुई है। अभी पीएम के बाद में मृतिका का अंतिम संस्कार कराने के बाद ही पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सर डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है मौके से? डंपर चालक घटना के बाद से डंपर छोड़कर उतर के भाग गया है, शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर डंपर का मालिक कौन और कहाँ का रहने वाला? सर डंपर मालिक जो है ग्राम बंडोल जलसीने का रहने वाला है।
परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम परसा टोला निवासी वृद्ध को उसी के परिवार के लोगों ने बाड़ी के विवाद को लेकर लकड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के संबंध में घायल श्री फुलबांदे के पुत्र हेमेंद्र फुलबांदे ने बताया कि उनके बड़े पिताजी मनोज फुलबांदे के द्वारा अक्सर बाड़ी को लेकर विवाद किया जाता था और शुक्रवार की रात करीब 8 बजे वह अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके घर आया और विवाद करते हुए उनके पिता पर लकड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिससे उन्हें सिर पर गंभीर चोटें आई। उन्हें तत्काल किरणापुर से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहीं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। मनोज फुलबांदे ने हमारे पिताजी को मारे और उसके 2 लड़के ने भी आए थे मारे। किस बात पर विवाद? बाड़ी पर से झगड़ा हुआ। ये इसके पहले भी झगड़ा हुआ था क्या? हाँ। कब से चल रहा है झगड़ा? ये तो बहुत दिन से चल रहा है साहब, पर हमने क्या बोले चलो घर का मामला है तो उसको मुझ कहा। अच्छा, क्या लगते हैं वो आपके जिन्होंने मारा? कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन बाद मनाया जाने वाला नारबोद का त्योहार जिले भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 शिव मंदिर से नारबोद के पुतले को परंपरागत रूप से रैली के माध्यम से वार्ड नंबर 2 तक ले जाकर उसका दहन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहर के लोग नारबोद की दहन में शामिल हुए और परंपरागत तरीके से बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक मानते हुए नारबोद से अपने सारे दुखों को ले जाने का उद्घोष लगाया। आपको बता दें कि नारबोद के दिन पुरानी परंपरा के अनुसार बारिश के समय चलने वाली गेड़ियों का भी दहन किया जाता है। यह परंपरा भी शहर के भीतर दिखाई दी। तुम्हें क्या रखे हो आपने? ये गेड़ी है। क्या मान्यता है इसकी गेड़ी बनाने की? मान्यता वही है कि बच्चे लोग इसको खेलते हैं चलाते हुए और फिर इसका पूजा उजा करके नैवेद्य वगैरह करके इसका विसर्जन कर देते हैं। ये नारबोद के त्यौहार के लिए इससे। अच्छा, नारबोद के त्योहार के दिन ही क्यों निकलता है? ये क्या मान्यता है? इसका मान्यता यही है कि भगवान ने इसकी गेड़ी का मतलब खेल खेले थे, गेड़ी का खेल खेले थे और पहले सभी लोग खेलते थे गांव में, मतलब बालाघाट में जैसा ग्रामीण क्षेत्र में बराबर खेलते थे। तो ये परंपरा आज भी चली आ रही है? यह परंपरा चले आ रही है। बीते 70 वर्षों से यह परंपरा बूढ़ी शिव साई मंदिर से निभाई जा रही है। बूढ़ी का भ्रमण कर नारबोद के पुतले को भटेरा चौकी में दहन कर दिया जाता है। ये कृष्ण जी ने पुतले का दहन किए थे, उसी परंपरा में ये आज पुतले का दहन किया गया। क्या मान्यता है इसकी? मान्यता यह है कि इनको विगत 70 सालों से बूढ़ी से शिव मंदिर से वार्ड नंबर 11 से निकाला जाता है। भ्रमण करके पूरा बूढ़ी का अवंतीबाई चौक होते हुए भटेरा चौकी में इसका दहन किया जाता है। क्या नारबोद त्योहार मनाने के पीछे और भी कई परंपराएं बताई जाती है। लोगों के अनुसार बारिश के दौरान होने वाली कई बीमारियां और सारे दुखों को लेकर नारबोद चली जाती है। पुरानी परंपरा के अनुसार नारबोद पर माना जाता है, जो वार्ड नंबर 11 से आता है, वार्ड नंबर 2 में इसका दहन किया जाता है। पुरानी परंपरा से जो त्यौहार चल रहे हैं निरंतर। क्या परंपरा रहती है? क्या है? पुरानी परंपरा है कि जो भी हंसी खुशी का माहौल रहे, जो विकट आती है उसको दूर करे। क्या नाम आपका? ललित चौक। राज्य शासन ने सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञ को संविदा नियुक्ति देने के लिए छानबीन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे जिले को 1 दर्जन से अधिक चिकित्सक मिलने की संभावना जताई जा रही। निश्चित ही इसका लाभ जिले की जनता को मिलेगा। प्रदेश में चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सेवानिवृत्त चिकित्सा विशेषज्ञ पीजी चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति के लिए गठित समिति में मिशन संचालक, एनएचएम संचालक प्रशासन और अपर संचालक वित्त सदस्य एवं अपर संचालक प्रशासन सदस्य सचिव होंगे। संविदा नियुक्ति देने में अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग का होगा। जिले के भीतर बड़ी परेशानी यह है कि पहले ही 1 दर्जन से अधिक चिकित्सकों ने आवश्यक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे में नई भर्ती में नए चिकित्सक नहीं आए हैं। ऐसे में सेवानिवृत्त चिकित्सक की सेवाओं का लाभ जिले की जनता को मिले, यह अच्छा समाचार हो सकता है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पनिका बताते हैं कि यह सब कुछ वरिष्ठ स्तर से होना है। वे केवल सेवानिवृत्त चिकित्सकों से अपील कर रहे हैं कि वे सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए पुनः संविदा चिकित्सकों के रूप में शासकीय अस्पतालों में सेवाएं दें, जिससे आम जनता को उसका लाभ मिल सके। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो जिले की जनता से सरोकार रखती है। इस वर्ष पानी की एक एक बूंद को बचाना बेहद जरूरी हो गया है। यह रिपोर्ट हम आपको सचेत करने के लिए दिखा रहे हैं ताकि गर्मी के दिनों में पानी के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि प्रदेश शासन ने आंकड़े जारी कर दिए हैं कि सबसे कम बारिश इस बार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हुई। नतीजा बारिश खत्म होने को आ गई है और जिले के सभी छोटे बड़े जलाशय 50% भी नहीं भरे हैं। खरीफ के सीजन में जैसे तैसे पानी प्रदाय भी किया गया तो रबी के लिए बहुत अधिक परेशानी होना तय है। प्रदेश में इस वर्ष मानसून में 1 जून से 30 जून तक 28 जिलों में सामान्य से अधिक, 21 जिलों में सामान्य एवं शेष जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई। सर्वाधिक वर्षा मंदसौर जिले में और सबसे कम वर्षा बालाघाट जिले में दर्ज की गई। आपको बता दें कि वर्तमान वर्ष में अल्प बारिश के कारण जिले में अप्रैल माह के बाद से पानी के लिए त्राही मच गई थी। शायद इसको देखते हुए इस वर्ष जिला प्रशासन और आम जनता को पानी सहेजने और उसका उपयोग करने के लिए स्वयं कड़े कदम उठाने होंगे। एक दिन पहले ही हमारे द्वारा नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे से जानकारी ली गई थी, तो उन्होंने बताया था कि जल की उपलब्धता को देखते हुए उसे बचाने और सहेजने की योजना बनाई जाएगी। आपको बता दें कि वैनगंगा नदी में बेहतर जलस्तर सिवनी जिले में सबसे और अच्छी हुई बारिश का नतीजा है। मध्य प्रदेश शासन की बेहद महती योजना कन्यादान योजना में मिलने वाली राशि का लाभ विवाह के 6 महीने बाद भी नहीं मिल पा रहा है। शासन ने जैसे तैसे राशि का आवंटन किया है, जिससे वे लोग संतुष्ट हो जाएंगे जिन्हें राशि मिल रही है, लेकिन उन्हें अब भी इंतजार करना पड़ेगा जिन्हें राशि नहीं मिली। उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1522 हितग्राहियों को अब तक कन्यादान योजना की राशि 8 करोड़ रुपया आवंटित नहीं की गई है। महीनों बीत जाने के बाद अब मध्य प्रदेश शासन ने 639 हितग्राहियों की राशि 3 करोड़ 60 रुपए आवंटन किया है, लेकिन अभी 883 हितग्राहियों को अपने हिस्से की राशि का इंतजार करना पड़ेगा। ये देखा गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ के लगभग का भुगतान बताया था। अभी तक क्या भुगतान कब से चालू होगा? कल संचालनालय भोपाल द्वारा मंटन उपलब्ध कराया गया है और आज दिनांक को उसकी बिल की कार्रवाई पूरी करके कोषालय में बिल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कितना बजट आया सर? इसके लिए हमारे पास में 3 करोड़ 6,98,000 रुपये है। कितने हितग्राही को लाभ मिलेगा? ये लगभग इसमें 639 हितग्राही। सर बाकी लोगों को कब मिलेगा लाभ? जैसे ऊपर से पैसा आएगा, डिमांड हमने पूरा भेज दिया 1522 हितग्राही का, जैसे डिमांड आएगा पैसा आएगा वैसे। समथिंग डिमांड कितने की थी? लगभग 7 करोड़ 76 लाख। 8 करोड़ कम फिगर। सर इनका भी जल्द भुगतान हो जाएगा? जी, इनका भी जल्द भुगतान हो जाएगा। जी जी। भादो मास की शुक्ल चतुर्थी 2 सितंबर को गणेश जी की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। इस दिन सुबह 9 बजे से दिन भर किसी भी समय गणेश जी की स्थापना की जा सकती है। पुराने राम मंदिर के पुजारी पंडित मधुरेश मिश्र के अनुसार भगवान श्री गणेश की स्थापना के लिए वैसे तो किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान को किसी भी तरह के भद्रा या अन्य पक्ष देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए 2 सितंबर को शुभ मुहूर्त के अनुसार भक्त भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हैं। इसमें भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को भगवान गणेश की स्थापना होती है। गणेश जी की स्थापना जो है 2 तारीख को चतुर्थी तिथि है। 3 तारीख को उसमें कुछ भी नहीं है, 2 तारीख को ही गणेश जी स्थापित होंगे। और गणेश जी तो विघ्न विनाशक हैं, उनको वैसे मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अपनी शांति के लिए यदि हम मुहूर्त की तरफ ध्यान देते हैं तो सुबह 8:51 के बाद चतुर्थी तिथि का प्रवेश होता है, जिसमें सुबह 9 बजे भगवान गणेश का प्रथम स्थापना समय, दूसरा जो है 9 से 10:30 है और दोपहर 11:30 से 12:30 है। फिर जो है संध्याकालीन समय में है, तत्पश्चात रात्रिकालीन समय में रात्रि 12 बजे तक भगवान गणेश की स्थापना पूजा करें। भगवान गणेश के लिए आपको किसी न चौघड़िया की, न किसी लग्न की, न किसी भद्रा, न कोई पंचक कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर समय उनकी स्थापना पूजा शुभ होती है। तो आप सब लोग भगवान गणेश की स्थापना पूजा 2 तारीख दिन सोमवार को उनकी स्थापना करें, उनका पूजन करें। बहुत बढ़िया है।
पूरे केंद्र सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना हर व्यक्ति के सर पर छत हो प्रधानमंत्री आवास योजना का शहर के भीतर सत्यापन नहीं किया जा रहा है। नतीजा किस हितग्राही ने इस योजना का लाभ लिया है वह पता नहीं चल पा रहा है। पीएम आवास में चल रहे गोलमाल की शिकायत करने पहुंचे मोहन राउत बताते हैं कि शहर के भीतर कौन सा मकान पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है इसका पता नहीं चलता। नियम के अनुसार मकान के सामने पीएम आवास और व्यक्ति का नाम लिखना जरूरी है, लेकिन शहर के भीतर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कि प्रधानमंत्री आवास योजना बीवीएलसी घटक के जो भी हितग्राही हैं पात्र जिनको मिल रहा है उनकी कोई भी सूची नगर पालिका सूचना पटल पर नहीं टांगी जाती, ताकि क्या है अगर सूची टंगा ले तो लोगों को ये पता चल जाए कि इसमें कौन अपात्र है कौन पात्र है, किसके पास कौन करोड़पति है कौन लखपति है। तो ये वो टंगाते नहीं जिससे कोई आपत्ति नहीं ले सकता। ये जानना मुश्किल हो जाता है कि किसको मिला है और किसको नहीं मिला है। जिसको मिला भी है वो भी अपना बता देता है कि मुझे नहीं मिला है। बालाघाट में 2800 लोगों का डीपीआर तैयार हो चुका है और अभी 450 का होना सर्वे बाकी है। तो इसमें किसी भी इंसान का जिसका मकान बन चुका है हितग्राहियों का, उनके मकान के सामने में कहीं भी चिन्हित नहीं है कि इस आवास योजना का लाभ लिया है या हितग्राही का नाम, उसकी आईडी कुछ भी अंकित नहीं है। इससे ये पहचान करना मुश्किल है पूरे शहर में कि किसने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया है या किसने अपने स्वयं के पैसे से बनाया है। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश बागवाने बताते हैं कि जल्द ही इस विषय में जानकारी ली जाएगी और सभी पीएम आवास के मकानों का सत्यापन किया जाएगा। तो कुछ मकान हो सकते हैं जिन्होंने अभी बनाया नहीं होगा, लेकिन सभी प्रधानमंत्री आवास के जो बीएलसी वाले हैं जिनको 2.5 लाख रुपये में दिया है, उनमें मकान के सामने वो हितग्राही का नाम और प्रधानमंत्री आवास योजना का डिटेल्स लिखें, ये उनको निर्देश दिया है। और ऐसे मकान अगर इसमें नहीं लिखा हुआ उसकी आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या उसको हम उनको बोल सकते हैं कि आप इसमें ऐसा ऐसा मतलब जो भी शासन के दे रहे भारत सरकार तो उस हिसाब से बाकायदा उसका एक वो है कि ये लिखा जाएगा। बालाघाट विकासखंड के अंतर्गत संचालित 120 निजी स्कूलों में से 2 दर्जन से अधिक स्कूल मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। इसके लिए बकायदा उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है, जिसके बाद उन पर तालाबंदी जैसे कार्रवाई हो सकती है। बालाघाट ब्लॉक के बीआरसी नरेंद्र राणा बताते हैं कि उनके ब्लॉक के अंतर्गत 120 निजी स्कूल संचालित है, जिसमें 5000 से अधिक बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश पाकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी 2 दर्जन से अधिक स्कूल ऐसे हैं जिनमें मूलभूत सुविधाएं, आवश्यक शिक्षक, पीने के लिए बेहतर पानी, बैठने के लिए व्यवस्था आदि नहीं है। इन्हें 3 महीने का समय दिया गया है, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ 120 स्कूल संचालित है शासकीय संस्थाएं, तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिलनी चाहिए। तो जो स्कूल ऐसे हैं जिनमें जीर्ण शीर्ण हो गए हैं या शिक्षकों की कमी है तो वो संबंधित स्कूल अपनी जो है व्यवस्था कर लेंगे, बंद करने के नहीं है। और इसमें हमारे आरटी के बच्चे भी इसमें अध्ययनरत हैं। लगभग हमारे विकासखंड में 5000 बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययन कर रहे हैं इन स्कूलों में, और संबंधित स्कूलों को इसकी फीस प्रतिपूर्ति भी शासन के द्वारा की जाती है। सर कितने स्कूल है जो अपने मापदंड में पूरा नहीं कर रहे हैं अभी? देखो, मापदंड में तो पूरा नहीं कर रहे हैं, मतलब स्कूल तो सभी अच्छे हैं, उसमें से कुछ स्कूलों में कुछ कमियां हैं। जैसे किसी स्कूल में शिक्षक की कमी है या खेल के मैदान की कमी है, तो वो संबंधित स्कूल जो है उसको पूरा कर ले। कितने स्कूल है सर ऐसे चिन्हित तो किए होंगे? लगभग 20 से 25 हमारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हैं, कुछ शहरी हैं, जहाँ पर जो है कि कुछ सुविधाएं उनके पास कम है। संबंधित स्कूलों को हमने बोल दिया है कि वो अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम पूरा कर लें। सर अगर नहीं करते तो फिर कितने दिन का अल्टीमेट दिया, और नहीं करते उसको नहीं करते तो उनके खिलाफ हम जो है वो उच्च कार्यालय को शिकायत करेंगे कि ये संबंधित स्कूल हैं जो अपने मापदंड को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर फिर भी कितने दिनों का अल्टीमेट दिया आपने? हमने तो बोला है उनको कि 2 से 3 महीने में अपने जो है न्यूनतम जो सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए कम से कम वो पूर्ण कर लें, और यदि भवन जीर्ण शीर्ण है तो वहाँ क्लास न लगाएं, उसकी अलग बच्चों की व्यवस्था कर दें, क्योंकि वर्तमान में बरसात का दौर है और परिसर साफ सुथरा होना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार की जो है बच्चे को क्षति ना हो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए खाता धारकों का पैसा सुरक्षित रखने व साइबर क्राइम के जरिए होने वाली पैसों की हेराफेरी को बंद करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा देश के समस्त बैंकों को नए निर्देश जारी किए गए हैं।
जिसके अनुसार एटीएम के जरिए पैसों का ट्रांजैक्शन के दौरान खाता धारकों को वन टाइम पासवर्ड जारी करने कहा गया है, जिसके चलते अब एटीएम से पैसे निकालने के दौरान खाता धारकों को एटीएम पासवर्ड डालने के तुरंत बाद बैंक के द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल में वन टाइम एक ओटीपी नंबर जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही एटीएम धारक एटीएम से पैसों की निकासी कर सकते हैं। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए इस निर्देश के तुरंत बाद पूरे देश के बैंकों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। साथ ही इस निर्देश का पालन करने के लिए सभी बैंकों के द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया से एटीएम ट्रांजैक्शन के दौरान होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। वहीं यह नियम उन लोगों के लिए घातक हो सकता है जिनके खाते मोबाइल नंबर से अटैच नहीं है या फिर बैंक खाते में दर्ज किया गया मोबाइल नंबर बदल दिया गया होगा। आरबीआई पदाधिकारियों को इस नियम से उन लोगों को भी परेशानी हो सकती है जो परिजन का एटीएम कार्ड अपने उपयोग में लेते हैं। जिले में भी इस पहल को सितंबर माह से शुरू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर माह के मध्य तक जिले के सभी बैंकों के द्वारा अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव कर इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल आरबीआई के द्वारा जारी किया गया यह निर्देश कितना कारगर सिद्ध होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आरबीआई के निर्देशन के बाद अब एटीएम फ्रॉड रोकने के लिए बैंकों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। केनरा बैंक ने कार्ड के जरिए 10,000 से ज्यादा की रकम एटीएम से निकालने पर पिन नंबर के साथ साथ वन टाइम पासवर्ड ओटीपी जरूरी कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर केनरा बैंक का कोई भी ग्राहक एटीएम से 10,000 से ज्यादा रुपए निकालेगा तो उसे एटीएम पिन नंबर के साथ साथ मोबाइल पर आया हुआ वन टाइम ओटीपी नंबर भी दर्ज कराना होगा। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए इस निर्देश पर अमल करने वाला पहला बैंक केनरा बैंक बन चुका है, जिसने 10,000 से अधिक की निकासी पर ओटीपी को अनिवार्य किया है। अब अन्य बैंक भी केनरा बैंक को फॉलो कर सकते हैं और एटीएम से 10,000 से ज्यादा कैश निकालने पर ओटीपी अनिवार्य कर सकते हैं। वहीं ज्यादातर बैंक 10,000 से कम निकासी व सभी छोटे से बड़े प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर ओटीपी अनिवार्य करने की योजना बना रहे हैं, जिसको लेकर तमाम बैंकों के द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। प्राय अभी देखने में आ रहा है कि एटीएम के माध्यम से बहुत धोखाधड़ियाँ हो रही है, तो ग्राहकों का हित सुरक्षित रखने के लिए, उनकी जमा पूंजी सुरक्षित रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक पहल की गई है कि अब जो भी एटीएम से विड्रॉल किया जाएगा उसके लिए एक ओटीपी वेरिफिकेशन भी दिया जाएगा। तो अभी ये निर्देश अभी प्राप्त हुए हैं और बैंक अपना जो सिस्टम है उसके हिसाब से अपडेट कर रहे हैं। और फिर वर्तमान में कैनरा बैंक के द्वारा 10,000 से अधिक का जो लेन देन होता है एटीएम के माध्यम से, उसके लिए ये प्रक्रिया चालू कर दी है और शीघ्र ही जो है समस्त बैंक भी इस दिशा में काम करना चालू कर देंगे। अब तो यहाँ तक वो कर रहे हैं कि प्रत्येक एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए केवल सीमा 10,000 तक नहीं रखी जाएगी, प्रत्येक एटीएम ट्रांजैक्शंस के लिए भी ओटीपी अनिवार्य हो जाएगा। यानी कैसा काम करेगा ये? जैसे कि अगर एक उपभोक्ता है तो कैसा काम करेगा? जिसका उसका मोबाइल नंबर उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिस बैंक का उसका एटीएम है, वहाँ पर जैसे ही वो एटीएम में अपना पिन डालेगा, उसका एटीएम मशीन उसकी पहचान करके तत्काल उसको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा कि क्या जो वास्तव में जो राशि निकाली जा रही है वो एटीएम कार्ड धारक द्वारा ही की जा रही है अथवा नहीं। तो जैसे वेरिफिकेशन होगा तो वो तत्काल जो है उसके लिए आगे फिर राशि वो प्रदाय कर देगा एटीएम। तो बात अगर बालाघाट ज़िले की करें तो अपने यहाँ पर प्रणाली कब से लागू हो जाएगी सभी बैंकों में? ये उम्मीद है कि सितंबर माह से ये लागू हो जाएगी, सितंबर माह से लागू हो जाएगी। क्या लगता है सर कि जैसे कि क्यों लिया गया निर्णय से ऑनलाइन जो धोखाधड़ी होती है उससे बचने के लिए, या वाकई में बच पाएंगे या और कोई? हाँ, वाकई में अभी जो देखा जो साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम में इतना एडवांस हो गया है कि जब तक लालबरा से 5 किलोमीटर दूर मेरे गांव में 31 अगस्त को प्रातः 10 बजे नहर में एक वृद्ध बह गया, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी वृद्ध का पता नहीं चल सका। लालबर्रा राज्य मार्ग क्रमांक 26 पर स्थित ग्राम मेरेगांव से होकर गुजरी नहर की पुलिया पर बैठा 70 वर्षीय बुजुर्ग शुभर पंचेश्वर अचानक नहर में गिरकर बह गया। ग्रामीणों एवं पुलिस के द्वारा निरंतर नहर में वृद्ध के शव की तलाश की जा रही है। पद्मेश से चर्चा में सहायक उप निरीक्षक राजीव सिद्दीकी ने बताया कि नहर में पानी ज्यादा होने से नहर में बहे वृद्ध का पता नहीं चल पाया। बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छोटी सुरवाई निवासी 40 वर्ष परशुराम पिता हीरा सिंह मेरावी की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इस संबंध में पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक शुक्रवार को अपने गांव से पन्ना टोला गया था। शनिवार की सुबह गांव के एक कुएं में उसकी लाश दिखाई दी। इस पर ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई कर शव का परीक्षण कराकर
परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है और मामले में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। जहरीली दवा का सेवन करने से एक युवक की मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कर उसके शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम थाना भरवेली कोलवा निवासी 18 वर्षीय धर्मेंद्र पिता कपूरचंद जैतवार बताया गया है। मृतक के पिता कपूरचंद ने बताया कि धर्मेंद्र उनका दूसरा लड़का था जो मजदूरी का कार्य करता था। 30 अगस्त की दोपहर वह साइकिल से घूमने के लिए निकला था, जो शाम 7 बजे घर वापस आया और अचानक उल्टियां करने लगा। धर्मेंद्र की तबीयत खराब होते ही परिजनों ने धर्मेंद्र को बालाघाट के निजी क्लिनिक में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता कपूरचंद जैतवार ने आशंका व्यक्त की है कि उनके पुत्र धर्मेंद्र ने खेत में डालने वाली दवाई का सेवन किया होगा, जिससे उसकी मौत हुई होगी। फिलहाल जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही अग्रिम कार्रवाई हेतु डायरी थाना भरवेली पहुंचाई गई है, जिससे आगे की जांच थाना भरवेली के द्वारा की जाएगी। शासन के निर्देशों के तहत महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के तहत कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों को एक बार पुनः अवसर मिल रहा है। 3 सितंबर से एक बार फिर सीएलसी का द्वितीय चरण आरंभ हो रहा है। यह चरण 12 सितंबर तक चलेगा, जिसमें 6 सितंबर के पूर्व छात्रों को ऑनलाइन आवेदन जमा कर दस्तावेजों का सत्यापन एवं चॉइस फिलिंग करना होगा। वहीं सीएलसी के प्रथम चरण में बड़ी संख्या में छात्रों ने शनिवार को महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की और जिन छात्रों के नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि उन्हें शासन के द्वारा एक बार पुनः सीएलसी राउंड आरंभ करने के लिए आदेश जारी कर दी गए। इस संदर्भ में शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया के तहत आज सीएलसी का प्रथम चरण समाप्त हो गया और शासन के निर्देशों के तहत 3 सितंबर से पुनः सीएलसी का द्वितीय चरण आरंभ होगा। ये देखिए, जो सीएलसी फर्स्ट राउंड जो चल रहा था, जिसकी आज लास्ट डेट है, तो उसकी तो पूरी प्रक्रिया आज 5:30 बजे तक हम लोग पूरी करेंगे। इसके बाद उन्होंने अभी कल जो शाम को एक आदेश आया है, उसके अनुसार एक राउंड अभी सीएलसी का और होगा। तो कुछ ऐसे आवेदक जो अभी रह गए हैं या जिन्होंने एक भी बार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, तो वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कराकर उस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। सर, अभी तक कितनी जो सीटें पैक हो चुकी है लगभग? अभी हमारे यहाँ लगभग 90% सीट जो है वो पैक है। नगर के सिंधु भवन में आज सिंधु सेना के द्वारा उनके इष्ट देव झूलेलाल की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं ने हिस्सा लिया। महाआरती के बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें स्वजातीय बंधुओं ने महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम के संबंध में सिंधी समाज से जुड़े वरिष्ठ रमेश रंगलानी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सिंधु सेना के द्वारा यह संकल्प किया गया है कि हर चंद्र दर्शन पर झूलेलाल साईं का जो हमारे आराध्य है, उनकी आरती भी होगी और साथ में ही भंडारा भी, और इसका आयोजन बड़े जोर से पूरा समाज इसमें रहता है। वैसे तो हम इसको शाम के समय हमेशा आरती चली आ रही है, लेकिन हमारा एक मोबाइल ग्रुप के द्वारा जिले के खैलांजी थाना अंतर्गत नवेगांव खरखड़ी गांव में युवक ने तालाब में कूदकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह एक बार पहले भी युवक ने तालाब में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रामीणों ने जैसे तैसे उसकी जान बचा ली थी। कुछ देर बाद युवक ने देखा कि तालाब किनारे कोई नहीं है, तो पुनः तालाब में उसने छलांग लगा दी। दूरभाष पर जानकारी देते हुए खैलांजी थाना के सहायक निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि पिपरिया निवासी अंकेश मेश्राम उम्र 30 वर्ष के द्वारा तालाब में कूदकर आत्महत्या की गई, जिसके आत्महत्या करने का कारण अज्ञात है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। 1:30 बजे के आसपास ग्रामीणों से यह सूचना मिली कि थाना खैरलाजी अंतर्गत नवेगांव तालाब में एक युवक जिसकी उम्र करीबन 24-25 वर्ष है, उसने तालाब में कूद करके आत्महत्या कर लिया है। सूचना की तस्दीक है, पुलिस बल वहां पर रवाना किया गया था। पुलिस बल तालाब के पास पहुंचकर देखा गया कि उस युवक की लाश तालाब के पानी में डूबी हुई थी, जिसे पुलिस बल के द्वारा बाहर निकाला गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तब तक युवक अज्ञात था, लेकिन उसके जेब में उसका आधार कार्ड पाया गया। आधार कार्ड में उसका नाम अंकेश, पिता राजकुमार, निवासी रामपाली थाना का एक गांव है पिपरिया का रहने वाला था। जिस आधार पर उसके परिजनों को सूचित किया, परिजन भी आ गए जिन्होंने
भारतीय परंपरा के अनुसार खेती के कार्य पूर्ण होने के बाद जन्माष्टमी के 3 दिन कृषकों के त्योहार के रूप में मनाया जाने वाला पोला पर्व भरवेली में भी बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय पटेलबाड़ा से भरवेली दुर्गा चौक तक किसानों के साथ ही बैलों की रैली निकाली गई। इस दौरान अच्छी वेशभूषा और सजावट के लिए मायल प्रबंधन की ओर से चैतलाल नगपुरे को LED, तिलक शौलके को पंखा, देवलाल बनेटो को भरवेली थाने की ओर से मिक्सी, सियाराम और श्यामलाल सुलाके को पुरस्कृत किया गया। इसी दौरान मुख्य रूप से मायल प्रबंधक विकास रंजन फरिंदा, उमेश सिंह भाटी, भरवेली थाना प्रभारी राजेश नरवरिया, विवेक दीवान सहित पोला त्योहार समिति के अध्यक्ष धीरज डोहरे और लेखराम पटेल उपस्थित थे। क्या हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं, क्या कमेटी के सदस्य हैं यहाँ आ जाए। लेखराम पटेल जी यहाँ आने का करें। माई कामगार संगठन, माई लिमिटेड भरवेली, पुलिस थाना भरवेली, दीपक मलिया इत्यादि के साथ जिन लोगों का हमारा सहयोग है, खटैन कृषि केंद्र, रमेश जीवंशी, हमारे स्कूल के निवेदन में पहुंचे हमारे भरवेली बेंगनी नॉलेज लिमिटेड के DGM परिंदा साहब, हमारे माइल के मैनेजर साहब, सम्मानी पाटी साहब, असीम साहब, हमारे अशोक बजाज के भाई मुरली बजाज के और अशोक वाधवानी जी, असीम साहब और गुड्डा भाई की जो टीम है उसमें केदार साहब, अशोक भाई और सरपंच और हमारे बड़े भाई जितने भी किसान भाई अपने बैल जोड़ी यहाँ लेके बारिश में आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत करते हैं। साथियों, ये बहुत हर का त्यौहार है, इसमें हम पूरे साल भर मेहनत करते हैं किसान भाई, और आज वो दिन आता है कि क्यों ना अपन इसका स्वरूप बदले और बड़े स्वरूप में इसको संपादित करें इस परंपरा को, और ये परंपरा आती लालबर्रा में स्थित शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर के समक्ष स्थित आराधना भवन में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 30 अगस्त को दोपहर 3 बजे से भगवान महावीर स्वामी के जन्म संबंधी वाचन, उसके बाद नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। पूजन अर्चन के पश्चात चांदी के बने 14 रत्न, जिनमें हाथी, वृषभ, सिंह, श्रीलक्ष्मी, पुष्पमाला, चंद्रमा, सूर्य, इंद्रध्वजा, पूर्ण कलश, पद्म सरोवर, श्री समुद्र देवी विमान, रत्नों की राशि, निधुम अग्नि एवं श्री पालना जी की बोली लगाई गई। तत्पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई, जो ढोल नगाड़े के साथ बस स्टैंड होते हुए हाई स्कूल मार्ग से सुधीर जैन के निवास पहुंची, जहां पूजन अर्चन के पश्चात शोभा यात्रा पुनः मंदिर पहुंची, जहां पूजन अभिषेक किया गया। वहीं रात्रि में महाआरती के पश्चात भजन संध्या का आयोजन किया गया।
3051 2 आदेश बढ़ेगा 3051 1 21 बार आदेश हो रहा था 21 बने 3211 मान 3333 3333 3434 3434 3434 बने 3434 मन 2 3434 मन 2.5 आज हमारे यहाँ पर्युषण महापर्व के आगमन पर 5वें दिन भगवान महावीर का जन्म वाचन होता है, उसी का कार्यक्रम चल रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ पर कृष्णा माता ने भगवान महावीर के गर्भ पे आने पे 14 स्वप्नों को देखा था। उन्हीं 14 स्वप्नों की आज हम बोलियाँ लगाते हैं और घर ले जाते हैं। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है ये? यहाँ पर करीब 40 वर्षों से मनाया जा रहा है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। दुर्घटनाओं के नाम रहा शनिवार का दिन। अलग अलग घटनाओं में 5 की मौत। रामपायली के बकोड़ी में डंपर ने छात्रा को मारी टक्कर। आक्रोशित ग्रामीणों ने डंपर और मोटरसाइकिल को किया आग के हवाले। सिवनी जिले में स्थित भीमगढ़ बांध से खोले गए 2 गेट। वैनगंगा का बड़ा जलस्तर। अब एटीएम से पैसा निकालना होगा थोड़ा मुश्किल। पासवर्ड के साथ दर्ज कराना होगा ओटीपी नंबर। निजी स्कूलों को 3 महीने का समय। मापदंड का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। शहर में नहीं हो रहा पीएम आवास का सत्यापन। योजना का लाभ ले रहे लोग घरों पर नहीं ले पा रहे पीएम आवास। 2 सितंबर को गणेश प्रतिमाओं की होगी स्थापना। नक्षत्रों के हिसाब से बताया जा रहा शुभ मुहूर्त। और जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया नारबोद का त्योहार। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.